गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हॉर्टिकल्चर के फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पूरा हॉर्टिकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर का 13 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आज हमारा पहला लेक्चर है जिसमें हम लोग हॉर्टिकल्चर के बेसिक के बारे में देखेंगे। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं कि हॉर्टिकल्चर के फर्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है बच्चों कि ये जो टर्म हॉर्टिकल्चर है इसको कब पहली बार यूज किया गया। तो पहली बार इसको यूज किया गया था 17th सेंचुरी में। 17th सेंचुरी का मतलब हुआ इन बिटवीन 1700 टू 1800। 1700 से 1800 के बीच में पहली बार इस टर्म का यूज किया गया था हॉर्टिकल्चर, ठीक है। अब आइए हम लोग समझते हैं कि हॉर्टिकल्चर शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई और इसका मतलब क्या है। एक्चुअली हॉर्टिकल्चर शब्द है ये डिराइव्ड हुआ है लैटिन ओरिजिन से। किससे? हॉर्टस। हॉर्टस का मतलब होता है गार्डन, और जो ये कल्चर है इसमें जो कल्चर लगा है इसका मतलब क्या होता है बच्चों? कल्टीवेशन या टू कल्टीवेट। यानी अगर हम लोग आम भाषा में बोलें तो हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या हो गया? गार्डन कल्टीवेशन। क्या हो जाएगा बच्चों? गार्डन कल्टीवेशन। ये हो जाएगा इसका लिटरल मीनिंग, गार्डन कल्टीवेशन। यानी हम लोग बोले कि इसमें वो सभी पौधे आ जाएंगे जिनका हम लोग गार्डन में कल्टीवेशन कर सकते हैं। अब आइए हम लोग इसको और कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? गार्डन में हम लोग क्या उगा सकते हैं? फल उगा सकते हैं, फूल उगा सकते हैं, और क्या उगा सकते हैं बताइए? सब्जी उगा सकते हैं। इसके अलावा हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ मसाला उगा सकते हैं ना। तो फल अगर हम लोग उगाएंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? पोमोलॉजी। क्या बोलेंगे? पोमोलॉजी। ओके। किस चीज़ के कल्टीवेशन को? फ्रूट के कल्टीवेशन को। अगर फूल उगाएंगे यानी कि फ्लावर, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? फ्लोरिकल्चर। ठीक है, फ्लोरिकल्चर। क्लियर हो गया। अगर सब्जी हम लोग उगाएंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ओलेरीकल्चर। क्या बोलेंगे बच्चों? ओलेरीकल्चर। क्लियर हो गया। और मसाला को हम लोग क्या बोलेंगे? स्पाइसेस। इसको हम लोग और विस्तार से देखेंगे अभी आगे। आइए अब हम लोग फर्दर डिस्कस करते हैं। अब यहाँ से हमको क्या मालूम चला, ये जो पूरा मैंने आपको एक कंसेप्ट दिया इससे हमको क्या मालूम चला कि मॉडर्न डिफिनीशन में हम लोग हॉर्टिकल्चर को डिफाइन कर सकते हैं। इट इज ए ब्रांच ऑफ क्रॉप साइंस विच डील्स विद द प्रोडक्शन, यूटिलाइजेशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ फ्रूट्स, दैट इज पोमोलॉजी। क्लियर है ना बच्चों? अभी मैंने बताया वेजिटेबल्स, दैट इज ओलेरीकल्चर। इसको भी मैंने डिस्कस कर दिया है। ऑर्नामेंटल प्लांट्स, अभी एक नया टर्म आ गया ऑर्नामेंटल प्लांट्स। इसका मतलब समझिए क्या होता है। हम सभी जानते हैं कि हम लोग अपने घर में क्या मनी प्लांट्स लगाते हैं ना। तो उस तरह का पौधा जो घर में इसलिए लगाया जाता है ताकि वो घर की सुंदरता को बढ़ाए, यानी कि एस्थेटिक वैल्यू ऐड करे। कौन सा वैल्यू? एस्थेटिक वैल्यू। तो इस तरह के प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? ऑर्नामेंटल प्लांट्स। और स्पाइसेज, मसाला, एंड प्लांटेशन क्रॉप एज वेल एज मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। एरोमेटिक प्लांट्स से हम लोग को डिफरेंट टाइप ऑफ ऑयल्स मिल जाता है। और मेडिसिनल प्लांट तो आप लोग जानते ही हैं, वैसे प्लांट्स जिनका मेडिसिन वैल्यू हो। जैसे इसमें क्या आ जाएगा? तुलसी आ जाएगा, सर्पगंधा आ जाएगा, अश्वगंधा आ जाएगा। यानी ओवरऑल हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों कि हॉर्टिकल्चर इज ए ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस और क्रॉप साइंस विच डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट, वेजिटेबल्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स, स्पाइसेज, कॉन्डिमेंट्स, प्लांटेशन क्रॉप, मेडिसिनल एज वेल एज एरोमेटिक प्लांट्स। ठीक है बच्चों। अब आइए यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट का नाम लिखा गया है, इनको हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं। इसमें एक साइंटिस्ट है एम.एच. मैरी गौड़ा। अब ये एम.एच. मैरी गौड़ा कौन है? तो इनको बोला जाता है फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर। क्या बोला जाता है बच्चों? फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो ये आप लोगों को अपने दिमाग में रखना है कि कहीं भी अगर एम.एच. मैरी गौड़ा का नाम आए तो हम लोग क्या बोलेंगे इनको? फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर। ठीक है। कहाँ पे? इन इंडिया। फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर इन इंडिया। कौन?
M.H. मैरीगोडा इज नोन एज फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर इन इंडिया। उसी तरह अगर लिबर्टी हाइट वेले का नाम आए तो इनको पॉपुलरली हम लोग रेफर क्या करते हैं, फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर एज होल। कहने का मतलब फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर इन वर्ल्ड। ठीक है। अब देखिए एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम आप लोग को सुनने को मिलेगा किसी किसी बुक में, डॉक्टर के.एल. चड्ढा। इनको बोला जाता है एप्टली फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर। अब इसका मतलब क्या हो गया, एप्टली फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर? इसका मतलब हुआ बच्चों कि इनका हॉर्टिकल्चर में काम इतना अच्छा है कि हम लोग इनको फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर भी कह के संबोधित करते हैं। क्लियर हो गया। अब आइए फर्दर देखते हैं हम लोग। यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रांचेज ऑफ हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का क्या क्या ब्रांच है उसके बारे में। तो सबसे पहले है पोमोलॉजी। तो पोमोलॉजी तो पहले ही बता चुका हूँ मैं आप लोगों को, ये क्या है, फ्रूट से रिलेटेड है। तो पोमोलॉजी को अगर डिफाइन करना होगा तो कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, इट इज़ द ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर, इट इज़ द ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर। ठीक है ना बच्चों, या हॉर्टिकल्चरल साइंस भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। विच डील्स विद द किस चीज़ के डील के साथ बोलो, विच डील्स विद द स्टडी एज वेल एज कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स, कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट क्रॉप्स, कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट क्रॉप्स। क्लियर हो गया। और अच्छा बोलना है तो बोल सकते हैं इट इज द ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर विच डील विद द साइंटिफिक स्टडी एज वेल एज कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट क्रॉप्स। अब यहाँ ध्यान आपको एक ही बात रखना है बच्चों कि जब भी हम लोग बात करेंगे पोमोलॉजी की, यहाँ आपको क्या ध्यान रखना है कि पोमोलॉजी का मतलब फ्रूट, यानी कि फ्रूट आना चाहिए, बस ये वर्ड याद रखिए, पोमोलॉजी फ्रूट। अब सेम ऐसा ही है, जब भी ओलेरीकल्चर की बात की जाएगी तो क्या हो जाएगा, वेजिटेबल। तो इसको भी हम लोग वेजिटेबल के रिस्पेक्ट में सेम इसी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं जैसे अभी हम लोगों ने पोमोलॉजी को किया। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट आइए फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर किस चीज़ के बारे में डील करेगा, फ्लावर के बारे में। क्लियर है। सेम डेफिनेशन ऐसे ही आप लोग इसको फॉर्म कर सकते हैं जैसा कि पोमोलॉजी में किया। अब फ्लावर के बारे में तो हम लोग सबको ही जानते हैं कि इसका क्या होता है, इससे हम लोग को सुगंध मिलता है, एरोमा, एज वेल एज क्या होता है, इसका एस्थेटिक वैल्यू होता है, यानी कि ब्यूटिफिकेशन में यूज कर होता है। क्लियर हो गया। फोर्थ वन इज अर्बोरिकल्चर। ठीक है। अगर हम लोग ट्री को ग्रो करें किस चीज़ के लिए, एस्थेटिक पर्पस, साइंटिफिक स्टडी के लिए या एजुकेशनल पर्पस के लिए, तो इस तरह के कल्टीवेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, अर्बोरिकल्चर। यानी ये किस चीज़ से रिलेटेड है, ग्रोइंग ऑफ ट्रीज फॉर स्पेसिफिक पर्पस। और वो स्पेसिफिक पर्पस क्या है बच्चों, एस्थेटिक हो सकता है, साइंटिफिक हो सकता है या एजुकेशनल हो सकता है। ठीक है। तो अगर कंसेप्ट की बात की जाए तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि पोमोलॉजी मीन्स फ्रूट, ओलेरीकल्चर मीन्स वेजिटेबल, फ्लोरिकल्चर मीन्स फ्लावर और अर्बोरिकल्चर मीन्स ट्रीज। क्लियर हो गया। आइए अब देखिए कुछ और भी ब्रांचेज है हॉर्टिकल्चर की जिनको आप लोग को दिमाग में रखना है। हम लोग फ्रूट नर्सरी का भी प्रिपरेशन कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ हॉर्टिकल्चर। वेजिटेबल या फ्लावर की सीड प्रोडक्शन भी हम लोग कर सकते हैं। फ्रूट और वेजिटेबल का प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हॉर्टिकल्चर। मेडिसिनल प्लांट एक्सट्रैक्शन। अब इसका मतलब क्या हुआ, जो भी मेडिसिनल प्लांट्स हैं उनके किसी पर्टिकुलर पार्ट का ही हम लोग यूज करते हैं एज ए मेडिसिन, तो उसको भी हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। क्लियर हो गया। और एसेंशियल ऑयल ओरेलोसिन, इसका भी किया जा सकता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है किसके बारे में, हॉर्टिकल्चर के बारे में, जो आप लोगों को मालूम होना चाहिए। देखिए एग्रीकल्चर एरिया का, टोटल एग्रीकल्चर एरिया का 10% से भी कम कौन ऑक्युपाई करता है, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स। मीन्स हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स ऑक्युपाइज इवन लेस देन 10% ऑफ टोटल एग्रीकल्चर एरिया। अब देखिए 10% से भी कम इसका एग्रीकल्चर एरिया है, उसके बावजूद भी यह 18 से 22% कंट्रीब्यूट करता है हमारे नेशनल इनकम में, टोटल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर सब एग्रीकल्चर से प्रोडक्शन को हम लोग मान लें 100%, तो इसमें से सिर्फ हॉर्टिकल्चर 18 से 22% अपना पार्टिसिपेशन देता है। इसको इम्पोर्टेंट है ये, इसको याद रखिएगा आप लोग। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक्सपोर्ट एंड फॉरेन एक्सचेंज, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। अगर हम बात करें फॉरेन एक्सचेंज की,
ठीक है बच्चों, किस चीज़ की? फॉरेन एक्सचेंज की। तो हम सभी को मालूम है कि फॉरेन एक्सचेंज कैसे आता है। अगर हम किसी भी चीज़ को एक्सपोर्ट करें यानी कि विदेशों में भेजें, ट्रांसपोर्ट करें, कहाँ ट्रांसपोर्ट करेंगे? दूसरे कंट्री में, अदर कंट्री में, ठीक है। तो इससे क्या जनरेट होगा? तो इससे इनकम जनरेट होगा। अब यहाँ बात समझने वाली है कि मान लीजिए अगर 100 रुपया जनरेट हो रहा है कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को एक्सपोर्ट करने से, तो उसमें से मोर देन 55% जो इनकम जनरेट होता है वो सिर्फ और सिर्फ किससे होता है? हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस से। ठीक है बच्चों, अब यहाँ क्वेश्चन आएगा कि ऐसा क्यों होता है ऐसा। तो ये हम सभी जानते हैं कि अगर हम लोग मार्केट में चावल खरीदने जाएं या सेव खरीदने जाएं तो किसी भी कंडीशन में हम लोग को सेव हमेशा चावल से महंगा ही मिलेगा। तो इससे क्या मालूम चल रहा है कि जो हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस होते हैं इनका जो वैल्यू होता है ये मोर देन यानी मोस्ट ऑफ द केस में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से ज़्यादा होता है। अब आइए, अब हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं कि एग्रीकल्चर क्रॉप और हॉर्टिकल्चर क्रॉप में क्या डिफरेंसेज है। ठीक है बच्चों, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एग्रीकल्चर क्रॉप एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप? तो आइए इसको देखते हैं। हॉर्टिकल्चर क्रॉप आर हाईली पेरिसेबल। अब यहाँ एक वर्ड आया पेरिसेबल, इसका मतलब क्या है? पेरिसेबल का मतलब हुआ ना कि वो जल्दी खराब हो जाएंगे। स्पॉइल इन वेरी लेस टाइम। स्पॉइल इन वेरी लेस टाइम यानी इसका मतलब क्या होगा कि उनका जो सेल्फ लाइफ होता है वो क्या होता है? कम होता है। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं बच्चों कि सेव को रख दिया जाए घर में और चावल को रख दिया जाए तो निश्चित रूप से सेव जल्दी खराब हो जाएगा। डेट्स वाई इट इज़ नोन एज हाईली पेरिसेबल। क्लियर हो गया। अब वहीं एग्रीकल्चरल क्रॉप्स की बात कर लें तो दीज आर रिलेटिवली लार्जर सेल्फ लाइफ यानी ये हाईली पेरिसेबल नहीं होंगे, इनका सेल्फ लाइफ विथ रिस्पेक्ट टू हॉर्टिकल्चर क्रॉप ज़्यादा होगा। क्लियर हो गया। आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हॉर्टिकल्चर क्रॉप को हम लोग सामान्यतः फ्रेश कंज्यूम करते हैं, मतलब फ्रेश ही खा जाते हैं। जैसे मान लीजिए एज फॉर एग्जांपल अगर एप्पल लाएंगे तो एप्पल को हम लोग एज इट इज कंज्यूम कर जाएंगे। क्लियर है ना। लेकिन एग्रीकल्चर क्रॉप में ऐसा नहीं होता है, इनको ड्राइड स्टेट में हम लोग कंज्यूम करते हैं। जैसे मान लीजिए हम पैडी, ठीक है, तो पैडी से पहले हम लोग क्या बनाएंगे? राइस निकालेंगे, ठीक है, और उसके बाद उस राइस को हम लोग क्या करेंगे? स्टोर करेंगे और उसके बाद हम लोग उसको कंज्यूम करेंगे। ठीक है, तो दीज आर यूजुअली कंज्यूम्ड इन ड्राइड स्टेट। ओके, आइए जब हम बात करते हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप की तो इनमें जो ड्राई मैटर कंटेंट होता है ये एक्चुअली क्या होता है बच्चों? कम होता है। चलिए यहाँ हम किसी भी फल का एग्जाम्पल ले लें, जैसे मान लीजिए हम एप्पल ले लिए, गुआवा ले लिए, बनाना ले लिए, या आप और दूसरे भी फल का उदाहरण ले सकते हैं। तो अब एप्पल, गुआवा, बनाना इन दोनों में अगर हम बात करें मॉइस्चर की या वाटर कंटेंट की तो वो ज़्यादा होगा, यानी कि ड्राई मैटर क्या होगा? कम होगा, लो होगा, लेस होगा। क्लियर हो गया ना बच्चों। और इसके ठीक विपरीत जब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर क्रॉप्स की तो यहाँ पे ड्राई मैटर कंटेंट क्या होगा? ज़्यादा होगा। क्लियर हो गया। आइए, हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस आर यूजुअली कॉस्टली। जाहिर सा बात है कि फल सब्जी ये सब जो चीज़ है ये यूजुअली मार्केट में महंगा मिलता है। बट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की हम बात करें जिसमें आपका गेहूं हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया और पैडी भी हो गया, धान भी हो गया, तो ये क्या होता है? हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की तुलना में इनका जो दाम होता है ये सस्ता होता है, रिलेटिवली चीपर। क्लियर हो गया। आइए, अब हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स यूजुअली रिच सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। जब भी हम किसी हॉर्टिकल्चर क्रॉप की बात करें, चाहे वो आपका मैंगो हो जाएगा या बनाना हो जाएगा या सपोटा हो जाएगा या ड्रैगन फ्रूट हो जाएगा, तो दीज आर यूजुअली रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स। इसके ठीक विपरीत एग्रीकल्चर क्रॉप्स आर यूजुअली रिच इन कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। देखिए इसको ऐसे समझिए, जब आप खाना खाते हैं तो जिसको खाने के बाद आपका पेट भर जाए, मतलब लगे कि हाँ पेट में कुछ गया, तो ऐसा जो भी कंज्यूमेबल होगा ना वो हमेशा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में ज़्यादा होगा। कार्बोहाइड्रेट तो ज़्यादा होगा ही। ऐसा फीलिंग हम लोग को कब आता है? यूजुअली हम लोग को चावल
या रोटी खाने के बाद ऐसा फीलिंग आता है। तो ये क्या है, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स है। क्लियर हो गया। अब आइए, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स यूजुअली रिक्वायर इंटेंसिव कल्टीवेशन एंड स्किल्ड ऑपरेशन, लेकिन एग्रीकल्चर क्रॉप इसके ठीक विपरीत इजी टू कल्टीवेट होते हैं बच्चों। कैसे होते हैं, इजी टू कल्टीवेट विथ रिस्पेक्ट टू हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखें। इनका एस्थेटिक वैल्यू यानी ब्यूटिफिकेशन में यूज होता है, जिसका इनका ऑर्नामेंटल वैल्यू भी होता है। बट इन जनरल सच स्टेट एग्रीकल्चर का कोई एस्थेटिक या ऑर्नामेंटल वैल्यू नहीं होता है। इसके अलावा भी बहुत सारा रीजन है जो आप लोग लिख सकते हैं। नेशनल इकोनॉमी में ज़्यादा योगदान किसका होता है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप में। फॉरेन एक्सचेंज में ज़्यादा योगदान किसका होता है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का। ठीक है। अब आइए, यही सारी बातें हैं जिनको हम लोग को जानना चाहिए। यहाँ पे इसको हम समराइज कर दे रहे हैं। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को हम लोग यूटिलाइज करते हैं फ्रेश स्टेट में। क्यों, क्योंकि ये हाईली पेरिसेबल होते हैं। ठीक है। दिस रिक्वायर इंटेंसिव कल्टीवेशन। इंटेंसिव कल्टीवेशन मतलब क्या हो गया, इसमें इनपुट लगेगा, कैपिटल लगेगा, लेबर लगेगा, और टेक्नोलॉजी पर यूनिट एरिया भी हम लोग को देखना होगा, ताकि हमारा कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन हो वो कम हो, यानी कि BC रेशियो हमारा सही हो। ठीक है। अब प्रैक्टिस लाइक प्रोपेगेशन, फर्टिलाइजेशन, ट्रेनिंग, प्रूनिंग, दीज ऑल आर स्किल्ड एंड स्पेसिफिक टू हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, हार्वेस्टिंग एज वेल एज मार्केटिंग। फोर्थ वन क्या है, दीज आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं। इसके विपरीत फील्ड क्रॉप्स आर यूजुअली रिच इन CHO यानी कि कार्बोहाइड्रेट। CHO यहाँ पे किसके लिए लिखा गया है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट के लिए लिखा गया। अब आप लोग कमेंट में बताइए कि कार्बोहाइड्रेट को CHO से यहाँ क्यों डिनोट किया गया है। हो गया। एस्थेटिक सेंस भी ज़्यादा होता है हॉर्टिकल्चर में। हॉर्टिकल्चर थेरेपी ये बिल्कुल नया कंसेप्ट है, इंडिया में अभी उतना नहीं है, बट डेवलप कंट्री में देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, देखिए लिखा भी है वेस्टर्न कंट्री। आइए, अब एक स्पेशल टर्म है स्पीसीज एंड कंटिमेंट्स, जो हम लोग को देखने को मिलता है हमेशा। इसका मतलब हम लोग समझते हैं। देखिए, स्पीसीज आर द पार्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स विच आर मेनली यूज्ड फॉर फ्लेवरिंग टू एरोमा। अब यहाँ हमको एक नया टर्म मिला बच्चों, फ्लेवर। इसका मतलब हम लोग समझ लेते हैं कि फ्लेवर का मतलब क्या होता है। देखिए, कहीं भी अगर बात हम लोग करें किस चीज़ का, ऑर्डर का, किस चीज़ का ऑर्डर, ऑर्डर मीन्स क्या होता है बच्चों, सुगंध। ठीक है। और ऑर्डर के साथ साथ अगर हम लोग इसको टेस्ट का भी बात करें तो इसी को बोला जाता है साथ में क्या, फ्लेवर। यानी ऑर्डर प्लस टेस्ट टुगेदर नोन एज फ्लेवर। इसको ध्यान में रखिएगा, ये कंसेप्ट है। ठीक है। तो एरोमा के लिए यूज किया जाता है, यानी सुगंध के लिए यूजुअली यूज किया जाता है, जो फ्लेवर का भी काम करते हैं। इसमें पीपर है, कार्डेमम है, क्लोव है, नटमेग है। क्लियर है। अब एक और टर्म है कंडीमेंट्स। कंडीमेंट्स यूजुअली यूज किया जाता है खाना में टेस्ट बढ़ाने के लिए, टेस्ट डालने के लिए। इसमें आपका धनिया आ जाएगा, क्यूमिन, ये सब है। ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन है कि जब हम हॉर्टिकल्चर क्रॉप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ऐसा कौन कौन सा चीज़ है, ऐसा कौन कौन सा फैक्टर है जो हमारे हॉर्टिकल्चर क्रॉप की यील्ड को आइदर घटा सकता है या बढ़ा सकता है। उन्हीं को हम लोग बोलते हैं फैक्टर लिमिटिंग हॉर्टिकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन। ये इम्पॉर्टेंट है बच्चों। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है ना, क्योंकि अगर हॉर्टिकल्चर छोड़ के यहाँ पे अगर हम एग्रीकल्चर लिख दें तो भी हमारा क्वेश्चन का आंसर सेम होगा। यानी अगर हम बोले फैक्टर लिमिटिंग एग्रीकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन तो भी सेम होगा, जो अभी हम डिस्कस करेंगे फैक्टर लिमिटिंग एग्रीकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन। अब ध्यान रखिए, यहाँ कोई भी फैक्टर हो, कोई भी रीजन हो, दो ही तरह का ना हो सकता है, या तो वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, तीसरा तो कुछ नहीं होगा। चलिए, लिविंग में क्या क्या होगा, लिविंग में जो भी होगा उनको हम बोलेंगे बायोटिक फैक्टर। अब यहाँ क्वेश्चन आएगा, सर बायोटिक क्यों बोलेंगे, इसलिए क्योंकि बायो का मतलब ही क्या होता है बच्चों, लाइफ या लिविंग। बायो का मतलब ही होता है लाइफ या लिविंग, इसलिए इनको बोल दिया गया बायोटिक फैक्टर। इसके ठीक विपरीत ए बायो का मतलब क्या होता है, नॉन लिविंग। ए बायो का मतलब नॉन लिविंग। तो इसलिए वैसे फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप के प्रोडक्शन को लिमिट करने के लिए, और वो कैसे हैं, नॉन लिविंग है, उनको बोलेंगे अबायोटिक फैक्टर। क्लियर है। अब बायोटिक फैक्टर में क्या आ जाएगा, डिजीज ड्यू टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, पेस्ट, निमेटोड्स,
अदर माइक्रोब्स एंड प्लांट जेनेटिक मेकअप। अब ये एक नया टर्म है प्लांट जेनेटिक मेकअप, इसको समझिए। ये इसका मतलब हुआ कि उस प्लांट का जीनोटाइप क्या है, क्योंकि जो प्लांट का जीनोटाइप होगा वही डिटरमाइन करेगा कि उस क्रॉप का प्रोड्यूस क्या होगा। इसको और अच्छे से बताते हैं। मान लीजिए कोई पार्टिकुलर हम वेराइटी लगाएं, अपने फील्ड में कोई पार्टिकुलर हम वेराइटी लगाएं किसी फल का, मान लीजिए कि हम मैंगो का ही लगा लिए पार्टिकुलर वेराइटी, ठीक है। अब क्या हो सकता है, तीन बातें हो सकती हैं। या तो ये कोई लोकल वेराइटी हो सकता है ना बच्चों, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है, या फिर वो कोई हाइब्रिड वेराइटी हो, ये भी पॉसिबल है। या फिर वो कोई इम्प्रूव्ड वेराइटी हो, तीनों हो सकता है ना। क्लियर है। अब तीनों के केस में क्या होगा, जो उसका यील्ड होगा, डिजीज रेजिस्टेंस होगा, वो चेंज हो जाएगा। यानी यहाँ जो क्रॉप प्रोडक्शन हुआ वो लिमिट हुआ कि नहीं प्लांट जेनेटिक मेकअप से, उससे भी इफेक्ट हो रहा है कि नहीं। तो इसलिए इसको हम लोग बायोटिक फैक्टर में कहें। अब ये बायोटिक फैक्टर में वो सभी चीज़ें आ जाएगा जिनमें जान नहीं होता है, जो नॉन लिविंग होते हैं। जैसे क्लाइमेट को अगर हम ले तो क्लाइमेट में क्या होता है, लाइट, टेम्परेचर, सनशाइन, विंड स्पीड, रेनफॉल, इवेपोरेशन। समझिए, लाइट अगर कम या ज़्यादा होगा तो निश्चित रूप से जो हमारा क्रॉप प्रोडक्शन होगा वो उसी के अकॉर्डिंग वैरी करेगा। एक्चुअली टेम्परेचर, सनशाइन, विंड स्पीड, रेनफॉल, इवेपोरेशन सबके साथ सेम कंडीशन है, ठीक है। कल्चरल प्रैक्टिसेज एज वेल एज सप्लाई ऑफ वाटर, ये भी क्या होगा, हमारे जो प्रोड्यूस है उसको लिमिट करेगा। इनपुट में मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स भी जरूरी है। हार्मोन्स एंड अदर केमिकल्स में अफेक्ट एल्सो द लिमिट ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए किसी किसी बुक में एक नया फैक्टर लिखा रहता है जिसको बोलता है बच्चों मेजोबायोटिक फैक्टर। अब इसको समझ लो, इसको क्या है। तो हम लोग तो जानते हैं ना, हम लोग के पास सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, क्या, एक तो लिविंग और दूसरा क्या है, नॉन लिविंग। तीसरा तो कुछ होता नहीं है। तो यहाँ पे बच्चों एक तीसरा का भी बात कर दिया जिसको बोल दिया मेजोबायोटिक। यानी इसका मतलब क्या है, वो ना तो जीवित है और ना ही मरा हुआ है, दोनों के बीच का है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा वायरस एंड वायरवाइट। अब यहाँ एक और कंसेप्ट आएगा बच्चों कि इनको दोनों के बीच का क्यों बोला गया, मतलब वाई इट इज नोन एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये क्या है, कनेक्टिंग लिंक है, किसके किसके बीच का, लिविंग और नॉन लिविंग का। डेट्स वाई इनको क्या बोला गया बच्चों, मेजोबायोटिक फैक्टर, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। डेट्स वाई दिज आर नोन एज मेजोबायोटिक फैक्टर। क्लियर है। आइए इसको और थोड़ा समझते हैं। एक्चुअली वायरस जो होता है ना बच्चों, ये बिहेव करता है नॉन लिविंग जैसा। कैसा बिहेव करता है, नॉन लिविंग जैसा। कहाँ, आउटसाइड होस्ट, होस्ट के बाहर, यानी कि इन्वायरमेंट में। कहाँ, इन्वायरमेंट में। और ये वायरस जब चला जाता है कहाँ, लिविंग होस्ट के अंदर, लिविंग होस्ट के अंदर, तो ये कैसा बिहेव करता है, लिविंग के जैसा। मतलब इसमें क्या है, लाइफ है। तो इसलिए इनको रखा गया मेजोबायोटिक फैक्टर में और मेजोबायोटिक इनको बोला गया। अब एक और है वायरवाइट्स। तो वायरवाइट्स कुछ होता नहीं है बच्चों, ये आरएनए पार्टिकल्स होते हैं जो कि इन्फेक्शस एजेंट के रूप में काम करते हैं, ठीक है। तो इनको बोल दिया गया वायरवाइट्स। होप कि आप लोगों को अभी तक सब कुछ समझ में आया होगा। आइए अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसको देख लें, डिफरेंट क्लाइमेट जोन्स ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। वन बाय वन इसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें हमारा सबसे पहला है टेम्पलेट नॉर्दर्न रीजन। टेम्पलेट नॉर्दर्न रीजन में आता है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हिल्स ऑफ उत्तर प्रदेश और डब्लू वेस्ट बंगाल। यहाँ कौन कौन क्रॉप उगाया जाता है, टेम्परेट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल यहाँ उगाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे एक टर्म है, इसको समझना जरूरी है, टेम्परेट। टेम्परेट का मतलब क्या होता है, देखिए टेम्परेट का जो मीनिंग होता है, लिटरल मीनिंग इसका मतलब होता है कंट्रोल्ड टेम्परेचर। क्या होता है बच्चों, कंट्रोल्ड टेम्परेचर। या और अच्छा बोले तो इसको हम लोग बोल देंगे रेगुलेटेड टेम्परेचर। क्या, रेगुलेटेड टेम्परेचर। अब देखिए हम सभी जानते हैं कि हम लोग नेचुरल इन्वायरमेंट में रहते हैं, तो वहाँ कंट्रोल्ड या रेगुलेटेड टेम्परेचर कैसे होगा। तो देखिए जो प्रैक्टिकल इनका मीनिंग होना बच्चा, वो ये होगा कि वहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो ना तो बहुत ज़्यादा होगा और ना ही कम, बहुत कम होगा, यानी एक नॉर्मल टेम्परेचर होगा। तो ऐसे
कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, टेम्परेट कंडीशन। मीन्स द कंडीशन इज टेम्परेचर इज नाइदर टू हाई नॉर टू लो, दैट कंडीशन इज नोन एज टेम्परेट कंडीशन। होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब आइए सेकेंड वन है नॉर्थ वेस्टर्न एरिड रीजन। अब एरिड का मतलब क्या हो गया, जेरोफिटिक कंडीशन। जेरोफिटिक कंडीशन यानी वैसा जगह जहाँ पे क्या हो, वाटर स्कार्सिटी हो। इसका एग्जाम्पल राजस्थान हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, कुछ पार्ट ऑफ पंजाब और हरियाणा का हो जाएगा। तो यहाँ पे कैसे प्लांट ग्रो करेंगे, निश्चित रूप से जेरोफिटिक प्लांट ग्रोथ करेंगे जो कि डेजर्ट के लिए अडेप्ट है। तो बेर हो जाएगा, हम सभी जानते हैं, पोमग्रेनेट, आंवला कुछ स्पीसीज हैं, ठीक है। उसके बाद है नॉर्थ ईस्टर्न सब ट्रॉपिकल ह्यूमिड रीजन। ये ईस्टर्न नहीं लिखा है बच्चों, ये ईस्टर्न है। क्या है, ईस्टर्न है, सब ट्रॉपिकल ह्यूमिड रीजन। इसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपाल, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा आ जाएंगे। यहाँ होने वाला क्रॉप क्या होगा, बनाना, पाइनएप्पल, साइट्रस, जैक फ्रूट। जैक फ्रूट कटहर को बोलते हैं, आप लोगों को मालूम होगा, ठीक है। टी और कार्डेमम, ठीक है। उसके बाद आता है नॉर्थ सेंट्रल सब ट्रॉपिकल रीजन। इसमें यूपी भी आ जाएगा, देखिए बिहार इसी में आएगा, ठीक है बच्चों। पूरा का पूरा एमपी इसमें आ जाएगा, कुछ पार्ट ऑफ महाराष्ट्र भी आएगा। अब बिहार में मैंगो होता है ना, मैंगो, सपोटा, स्वीट ऑरेंज एंड गुआवा। अब आइए फिफ्थ वन इज ए साउथ सेंट्रल ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। इसमें वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट ऑफ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड सम पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र आ जाएंगे। मैंगो, गुआवा, सपोटा, पाइनएप्पल, टर्मरिक यानी हल्दी यहाँ पे उगाया जाता है। सिक्स्थ वन कोस्टल ट्रॉपिकल ह्यूमिड रीजन, द इंटायर कोस्टल बेल्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी। इसमें क्या आ जाएगा, बे ऑफ बंगाल, बंगाल का खाड़ी और अरेबियन सी वाला हिस्सा आ जाएगा। यहाँ बनाना, मैंगो, केसव यानी काजू, कोकोनट, नारियल इनका उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट वन आ जाएगा साउदर्न हीरी जोन, ठीक है। इसमें वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट का वैसा क्षेत्र आ जाएगा जो 800 MSL है। अब देखिए यहाँ एक और टर्म मिला हम लोगों को, MSL। MSL का मतलब क्या हुआ, MSL का मतलब यहाँ पे होगा मीन सी लेवल, यानी जो औसतन समुद्र तल से ऊंचाई है उससे कितना होना चाहिए, 800 मीटर। यानी समुद्र तल, एवरेज समुद्र तल से कितना ऊंचा होगा, 800 मीटर से ज़्यादा ऊंचा। तो फिर हम लोग उसको बोलेंगे साउदर्न हिली जोन। यहाँ कॉफ़ी, चाय, कार्डामम, पीपल और ऑरेंज का खेती किया जाता है, ठीक है बच्चों। होप कि आज आप लोगों को सीखने को मिला होगा बहुत कुछ, और इस तरह आपका लेक्चर 1 फिनिश हुआ, ठीक है बच्चों। और कितना लेक्चर रह गया, और हमारा 12 लेक्चर हो गया टोटल, 12+1 13 लेक्चर में आपका फिनिश हो जाएगा पूरा का पूरा सिलेबस। अगर कोई कन्फ्यूजन हो या डाउट हो तो काइंडली आप लोग कमेंट में पूछिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको कवर कर लेंगे। थैंक्स अ लॉट।